दोस्तों, मैं आज आपको अपने जीवन की कुछ कहानियाँ बताऊँगा और इन कहानियों से जो मैंने कुछ सीखा है, उससे शायद आपको भी कुछ सीखने को मिले। 19-20 साल की उम्र, घर से बाहर, घर से दूर, दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गए थे। वहाँ जाकर के पढ़ाई छोड़ दी, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया और लाइफ एकदम ही कन्फ्यूजिंग हो गई। क्या करना है, क्या नहीं करना है, एकदम ही कन्फ्यूजिंग हो गया। तो आप अगर उसी स्टेज में हो, घर में हो या घर से बाहर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन है, डर लगता है हर चीज़ को करने में, सफल होंगे नहीं होंगे, ये सब चीज़ें आती हैं दिमाग में। तो आज बहुत दिल से आपसे बातें करने जा रहा हूँ। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क काम आता है। कई सारी चीज़ें भाग्य पे डिपेंड करती हैं, लक पे डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको सब बताऊंगा और आप समझो कि क्या आपको समझ में आता है उससे। जब मैंने अपना बैचलर्स ख़त्म किया था, तो फिर मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर्स करने के लिए हरिद्वार चला गया था। हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी है, शायद आपको पता होगा, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। वहाँ पढ़ने गया था और 6 महीने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि मुझे कंप्यूटर्स की पढ़ाई नहीं करनी है। सोचो कि ज़िंदगी भर जो भी मैंने पढ़ा था, वो वही पढ़ा था जो मुझे कहा गया था कि ये पढ़ो, साइंस लो, मैथ्स पढ़ो, फिज़िक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, साइंस में ही फ्यूचर है, आर्ट्स में क्या फ्यूचर है, कॉमर्स में क्या फ्यूचर है। तो ऐसे करके जब मैं मास्टर्स में पहुंच गया, तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये तो मैं कुछ और ही कर रहा हूँ। लेकिन उससे उससे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बात ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुझसे मेरी फैमिली ने पूछा कि अच्छा तुम करोगे क्या, तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता हो गया कि क्या नहीं करना है। मुझे करना कुछ ऐसा है जिसमें मैं लोगों के साथ डायरेक्ट काम करूं, कंप्यूटर के पीछे बैठ के काम ना करूं। इतना ही पता था और नहीं पता था क्या करना है। तो एक तो वो चीज़ थी। दूसरी, उसी दौरान क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो चाहती थी कि मैं एमबीए करूं, लेकिन मैं एमसीए कर रहा था। फिर मैंने एमसीए भी छोड़ दिया, तो फिर उसने भी मुझे छोड़ दिया। उसे लगा कि मैं कंफ्यूज हूँ, लाइफ में मेरी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो घर वाले नाराज़, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, 20 साल की उम्र, बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटेड हो जाता है ना इंसान, एकदम ख़त्म। वैसे फीलिंग आ गई थी कि अब क्या पॉइंट है जीने का, मैं करूँगा क्या लाइफ में, एकदम कंफ्यूज सा बीच सड़क में घूमता रहता था, एकदम पागलों के जैसा। फिर मेरा एक दोस्त था जो हरिद्वार में ही दोस्त बना था। वो एक मेडिकल कंपनी में, एक दवाइयों की कंपनी में वो एमआर था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आपने देखा होगा बाइक से बढ़िया टाई वाई पहन के, एक बैग लेके जो एमआर लोग जाते रहते हैं डॉक्टर्स और फार्मेसी के पास। तो उसने कहा कि तुम तब तक यही काम कर लो मेरे साथ। फिर हम लोग उसके स्कूटर में घूम रहे थे और दीवार पे कहीं पे एक पोस्टर चिपका हुआ था कि एमआर की ज़रूरत है। सहारनपुर में उसका इंटरव्यू था और जब तक मैं सहारनपुर पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, मेरे जूते का सोल निकल गया था। तो फिर मैंने मोची ढूंढा, सोल ठीक कराया, इंटरव्यू देने गए, वहाँ पे उन्होंने नौकरी में रख लिया। मेरी पहली जॉब थी वो, शायद वो लोग 10 या 12 हज़ार रुपये दे रहे थे, इस शर्त पे कि बहुत जल्दी ही मैं एक बाइक ख़रीद लूँगा। फिर मैंने 20 साल की उम्र में 2-3 महीने वहाँ काम किया, थोड़े पैसे जुड़ाए, बाइक खरीदी, दूसरी कंपनी में एमआर बन गया, गाज़ियाबाद शिफ्ट हो गया। वहाँ रहा कुछ महीने, 6-7 महीने या 10 महीने वहाँ रहा। और हापुड़, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, पहले जब हरिद्वार में था तो हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, ये सब घूम घूम के मैंने लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट स्किल्स जो होते हैं वो सीखे। जब आपको अपने पैसों से ही रहना होता है, आपको खर्चा अपने तरीके से ही करना होता है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान और सारी चीज़ें खुद ही करनी होती हैं। और उसी दौरान जब बाइक चला चला के सड़कें इतनी घटिया हुआ करती थी कि कमर में बहुत दर्द शुरू हो गया। और डॉक्टर सारे दोस्त ही थे, तो कोई ना कोई दवा, उनसे स्ट्रॉन्ग दवा लेकर के मैं चलता रहता था। अच्छे से डायग्नोस किया नहीं। फिर जब सब कुछ हो गया, 1-1.5 साल निकल गया ऐसे, और फिर मेरे भाई ने कहा तुम बैंगलोर आ जाओ और पढ़ाई फिर से करो, कुछ करो, ऐसे 10-12 हज़ार की नौकरी करना और बाइक में घूमने से क्या होगा। तो फिर मैं बैंगलोर चला गया। वहाँ जाके जब टेस्ट कराया तो पाया कि मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसकी वजह से मेरी हड्डियाँ, बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूँ तो मेरी हड्डियाँ जाम हो जाती हैं और एकदम पैरालाइज हो जाती है बॉडी, बिल्कुल हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। वहाँ जाके भी मुझे पता नहीं था कि पढ़ूँगा क्या, तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। 5-6 महीने कॉल सेंटर ज्वाइन किया, फिर एमबीए की तैयारी शुरू कर दी। और एमबीए की तैयारी करते करते मुझे पता चला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के बारे में, TISS, टेस, काफ़ी फेमस स्कूल है, शायद आपको पता हो।
और फिर टिस में मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क की पढ़ाई करी। ये मेरी उम्र थी 22 साल जब मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ भी फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ था। सेकेंड लिस्ट आती है उनकी कभी कभी, उसमें भी एडमिशन नहीं हुआ था। और रेयरली ऐसा होता है कि थर्ड लिस्ट आए। और क्योंकि थर्ड लिस्ट रेयरली ही आती है तो मुझे समझ आ गया था कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ। तो फिर मैं बैंगलोर से दिल्ली के लिए घर से निकल चुका था कि अब मैं दिल्ली जाऊँगा, किसी एनजीओ में काम करूँगा 1 साल और फिर टेस्ट की तैयारी करूँगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ गई थी कि अब मुझे समझ आ रहा है कि करना क्या है। एनजीओ में काम करूँगा तो लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए फिर मैं दिल्ली जा रहा था। रास्ते में ही ट्रेन में ही था, तब मुझे किसी ने बताया कि भाई थर्ड लिस्ट आ गई है, तेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ट्रेन मैंने कहीं तो बॉम्बे के आसपास ट्रेन पहुंची होगी, वहाँ से मैं उतरा हूँ, दूसरी ट्रेन पकड़ी है, सीधे बॉम्बे गया। और वहाँ से मेरा एक कज़न है वहाँ पे, वो आया पैसे लेके, फिर हमने किया एडमिशन। इस तरह से मेरा तुक्के में किसी तरीके से वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और सच बोलूँ तो मास्टर्स की जो मैंने 2 साल की पढ़ाई करी है, वही मुझे लगता है कि जीवन की पहली स्कूलिंग वाली पढ़ाई थी जो मुझे अच्छी लगी, जो मैंने मन लगा के करी। और वहाँ से फिर मैंने एक जॉब, मुझे कैंपस प्लेसमेंट हो गया, बेंगलोर में जॉब लग गई। और उस 2 साल तक कॉलेज में जब मैं रहता था, कैंपस में रहता था, बहुत दर्द होता था बॉडी में। मतलब कपड़े पहनना मुश्किल हो जाता था, खुद से मैं अपनी पैंट नहीं पहन पाता था, ये समझ लो। मेरे दोस्त मेरी हेल्प करते थे। तो मुझे लगा यार एनजीओ में तो बहुत काम करना होता है और ऐसे कैसे चलेगा, तो वापस चलते हैं बैंगलोर। तब पूरी फैमिली मेरी बैंगलोर रहती थी, तो फैमिली के साथ रहूँगा तो हेल्प रहेगी। इस चक्कर में मन बहुत था कि ग्रास रूट लेवल पे काम करूँ, छोटे छोटे गांव में ऐसे काम करूँ उनके साथ रह के। लेकिन फिर मैंने शहर चूज़ किया मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से। लकीली जॉब ऐसी थी कि उसमें मुझे घूमने का बहुत मौका मिलता था। तो मैंने 1.5 पौने 2 साल वहाँ पे जॉब करी और मैंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया। कितने कितने गाँव में गया, ऐसे गाँव में गया जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गया था और ना अब कभी जाता हूँ। वो चीज़ें पॉसिबल तभी हुई क्योंकि मैं एनजीओ में काम करता था। और मैंने ऐसे काफ़ी टाइम वहाँ पे काम किया, बहुत घूमा। और तो और क्योंकि हमारी फंडिंग एनजीओ थी तो हम थोड़ा सा सुपीरियर पोजीशन में थे, तो हमेशा फ़्लाइट से आना जाना, 5 स्टार्स में रहना। और जब पहुँच जाते थे अपने लोकल एरिया में तो वहाँ से फिर वो गाड़ी में लेने आते थे, छाता ले करके। तो पूरा मतलब ऐशो आराम से मैंने वहाँ पे जॉब करी। लेकिन जो फील्ड ट्रिप्स होती थी वो 7 दिन की, 10 दिन की, मैक्सिमम 12 दिन की होती थी। फिर वापस बेंगलोर जाना होता था, फिर रिपोर्टिंग करनी होती थी। और एनजीओ के जो लोग थे उनके साथ काम करके मुझे ऐसा लगा कि कुछ क्लिक नहीं कर रहा है। ये लोग कर तो रहे सोशल वर्क, लेकिन मुझे अंदर से ना बात बन नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि लोगों के साथ फिर भी ना ये लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और ना मैं ही अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो 1.5 पौने 2 साल बहुत घूमने के बाद मैंने अपने बॉस को बोला, जो ओनर था एनजीओ का, कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली हमारे बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था और जिस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ना डिसाइड किया उसी टाइम पे वो मुझे फ़ायर करने वाले थे। पता नहीं क्या हुआ, उनका मूड चेंज हो गया, उन्होंने मुझे फ़ायर नहीं किया। 1 हफ्ते तक उन्होंने मुझे बहुत कंफ्यूज रखा। ऑफिस में इतना जाता था, ना मुझे कोई काम दे रहा है, ना मुझसे कोई बात कर रहा है, बहुत अजीब लगा। तो हफ्ते भर में मैंने डिसाइड कर लिया। पूरे हफ्ते मुझे डर लग रहा था कि नौकरी से निकाल देंगे, क्या होगा क्या होगा। और फ्राइडे आते आते मैंने डिसाइड कर लिया कि भाड़ में जाए, ये निकाले ना निकाले, मैं निकल रहा हूँ। तो फ्राइडे मीटिंग में मेरा बॉस चाहता था कि अगर मैं उससे सॉरी बोल दूँ तो फिर वो मुझे रख लेगा। लेकिन जो भी हमारा मनमुटाव था, मुझे नहीं लगा कि मेरी गलती थी। तो मैंने बोला सॉरी अगर बोलूँगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो, मैं सॉरी नहीं फील कर रहा हूँ और मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। वो भला इंसान, नॉर्मली 2 महीने का नोटिस पीरियड था, उसने बोला एक काम करो अभी निकलो 5 मिनट में। लेकिन उसने बोला कि 2 महीने की सैलरी तुमको मैं अभी एडवांस में देता हूँ, फिर निकलो। तो 2 महीने की सैलरी मिल गई मुझे 80,000 रुपये के आसपास। बेंगलोर वाली जॉब में पैसे ठीक मिल रहे थे। 80,000 रुपये मेरे पास आ गए। मैंने कहा ठीक है, अब 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं अपने मनपसंद बुलेट खरीद लूँ जो मेरा बड़ा मन था, या फिर इस 80,000 से मैं भारत भ्रमण करूँ, मैं घूमूँ, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हूँ। मैं 24-25 साल का हो चुका था, 25 साल का हो गया था और अभी भी एकदम कन्फ्यूज़ कि करना क्या है लाइफ में। और फिर मुझे समझ आया कि मैंने जो भी कुछ सीखा है डर डर के सीखा है, छोटी छोटी जगह कैद होकर के सीखा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं भारत भ्रमण करूँ, रैंडमली निकल जाऊँ हर जगह। बहुत हो गया डर से जीना, अब मैं पूरी तरह से जीता हूँ। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। 10 मिनट होने वाले हैं, पता नहीं कौन अभी तक सुन रहा है। अगर आप सुन रहे हो तो कमेंट करो। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि डर डर के लाइफ को जीना और फिर भी डरने के बावजूद भी वो चीज़ें करना जो आप करना चाहते हो। मैं 25 साल का हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ, अच्छे कॉलेज से मैंने अपना एमए कर लिया है सोशल वर्क में,
अच्छे एनजीओ में ठीक ठाक सैलरी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरा स्कोप लाइफ में बहुत अच्छा है। मैंने डिसाइड कर लिया कि जॉब छोड़ के अब मैं ट्रैवल करूँगा। फैमिली को ये बात समझ में नहीं आई। ट्रैवल मतलब ये कोई कल्चर इंडिया में, अब तो ये कल्चर हो गया, कई लोग ट्रैवल करते हैं इस तरह से। 2015 की बात है, 2015 में कौन कर रहा था ऐसे? बहुत कम लोग, बहुत ही रेयर लोग कर रहे थे ये सब काम। ट्रैवलिंग एक फ़ैशन नहीं था, और मैं एक फ़ैशन की तरह ट्रैवल करना भी नहीं चाहता था। मैं जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पसंद और नापसंद हैं, मैं इस जीवन में करना क्या चाहता हूँ, कैसे जीना चाहता हूँ, कहाँ से पैसा आना चाहिए, किस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मैंने खुद से पहली बार करने शुरू किए थे। हाँ, ये चीज़ मेरे अंदर बहुत क्लियर थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं सरकारी ऑफिस में काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे एनजीओ वाले जो इतना एफिशिएंटली काम कर रहे थे उनसे दिक्कत थी, तो सरकारी में तो मैं पागल ही हो जाता। सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं चाहता था कि मैं गुलामी करूं सरकार की। तो वो रूट तो मुझे पता था मुझे लेना नहीं है। और अब ये क्लियर हो गया था कि अब मुझे एनजीओ में मज़ा नहीं आ रहा है, कंप्यूटर के पीछे बैठ के काम करना नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हूँ करना क्या है। मुझे लगा अगर मैं 1-1.5 साल ऐसे घूमता रहूँ और पूरा देश देखूँ, लोगों को समझूँ, लोग कैसे कैसे जी रहे हैं, तो उससे क्या निकल के आता है, शायद वहाँ से कोई दिशा मिल जाए मुझे। और जब मैंने एक टेंट खरीदा, एक स्लीपिंग बैग खरीदा, एक बैकपैक खरीदा, और वो लेकर के मैं घर गया। अभी तक घर वाले सोच रहे थे कि ये मजाक कर रहा है, ये सीरियस नहीं है। लेकिन जब मैंने सच में उनको टेंट और ये सब दिखाया, तब इनको लगा कि अच्छा अब तो ये सीरियस हो गया है। तो अगेन डर जाते हैं घर वाले, तो अरे ये क्या पागलपन है, घर है अच्छा सा तो टेंट में क्यों रहोगे और ये सारी चीज़ें। और मैंने उनको बोला कि मैं 6 महीने के लिए निकल रहा हूँ और 6 महीने बाद घर आऊँगा, उसके बाद शायद फिर मैं फिर से कोई काम ढूंढूँ, लेकिन 6 महीने के लिए मुझे मत रोको। उसी बीच में दूसरी जगह से, बॉम्बे से, आदित्य बिरला की जो बेटी है उसका अपना एनजीओ चलता है माइक्रो फाइनेंस का, वहाँ से ऑफ़र आ गया था। उसका डायरेक्ट सेक्रेटरी बनने का ऑप्शन था, 70,000 रुपये नौकरी मिल रही थी, उन्होंने जॉब में ले भी लिया था। अब मुझे लगा यार कि 70,000 की नौकरी मिल रही है, अगर 6 महीने भी नौकरी कर लिया तो 4 लाख के ऊपर पैसे बचा लूँगा, फिर तो मैं और ट्रैवल कर लूँगा। तो वो एक ट्रैप, दिमाग में एक ट्रैप आया कि फिर से पैसे की वजह से रुक रहे हो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से डिप्रेशन हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो सब लोग मुझसे यही कह रहे थे, करियर अभी शुरू हुआ है, अभी लाइफ शुरू हुई है, तो अभी क्यों ये कर रहे हो, पहले कुछ साल और काम कर लो, अच्छी पोजीशन ले लो, फिर जॉब छोड़ना। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, पैसा मुझे पका लेगा, पैसा मुझे पकड़ लेगा, और इस तरह के आइडियाज़ मुझे रोक लेंगे, मुझे निकल ही जाना चाहिए। तो फिर मैं निकल गया घर से। मैंने बहुत जहाँ तहाँ घूमा, हिच हाइकिंग करी, ट्रकों के पीछे बैठ के, कारों के साथ, किसी के साथ भी नॉर्मल, कोई भी दिशा में नहीं। मतलब ट्रक रोकता था, ट्रक वाला पूछता था कहाँ जाना है, मैं बोलता था जहाँ तुम जा रहे हो वहीं ले जाओ, जहाँ मर्जी हो मुझे उतार देना, वहाँ से मैं देख लूँगा। रोड में भिखारियों के साथ सोना, रोड में कहीं भी, मतलब मैं बहुत रैंडम, लोग बाहर से जो देखते थे वो सोचते थे पागल ही होगा, लेकिन अंदर से मैं बहुत खुश रहने लगा। अंदर से मुझे बहुत ऐसा लगने लगा कि मैं लाइफ को जी रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वही करो जो मैंने किया। पॉइंट ये है कि मैंने वो किया जो मैं करना चाहता हूँ, और आप वो करो जो आप करना चाहते हो, चाहे डर लगे चाहे ना लगे। ज़रूरी नहीं कि ट्रैवल ही एक रास्ता है, लेकिन मैं सोचता था कि गौतम बुद्ध ने बहुत ट्रैवल किया, महात्मा गांधी ने बहुत ट्रैवल किया, और जितने भी बड़े बड़े महानुभाव हमारे यहाँ हैं, वो कहीं ना कहीं एक घुमक्कड़ी से, राहुल सांकृत्यायन हो गए, एक घुमक्कड़ी एक रास्ता दिखाती है। और मेरे अंदर का शायद नेचर था ऐसा घुमक्कड़ी वाला। हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोगों को कुछ चलने की और बहुत बहुत लंबा चलने की हमारी खून में है शायद। तो वैसे चलने में, वैसे स्ट्रगल करने में अंदर से एक अजीब सा मज़ा आने लगा। और जब मैं छोड़ रहा था बेंगलोर और ट्रैवल करने जा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा नहीं कि यही मेरा मन था तो मैं खुशी खुशी कर रहा था, मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था। और एक भी बंदा ऐसा नहीं था, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कह रहा था ठीक है यार करो, लिव योर लाइफ, जो होगा देख लेंगे। कोई ऐसा नहीं था कहने वाला। सब कह रहे थे भाई पागल हो गए हो क्या, ये क्यों कर रहे हो, यहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, तुम जॉब पे जॉब छोड़ रहे हो, कॉलेज पे कॉलेज छोड़ रहे हो, कर क्या रहे हो। लेकिन उस वक्त मेरी एक दोस्त थी, सिर्फ वही थी बेंगलोर में, जिसने मुझसे कहा कि हितेश तुम जाओ अगर तुम्हारा यही मन कर रहा है। तो उसके मनोबल देने से फिर मैं निकल गया। 1 साल 6 महीने बाद घर वालों ने फ़ोन किया कि भाई वापस आ जाओ। मैंने कहा अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है, अभी नहीं आ रहा हूँ मैं। तो फिर मैं 6 महीने और ट्रैवल किया। ऐसे ट्रैवल करते करते फिर इवेंचुअली, मैं बहुत सारी अब एक ही डिटेल बताऊँगा तो घंटों निकल जाएंगे, लेकिन मैं पहुँच गया
मुझे एक ऑनलाइन, मैं क्योंकि बहुत लिखता था, मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता था, मेरा एक फेसबुक पेज था, अभी भी है, अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, प्रोजेक्ट गो नेटिव। प्रोजेक्ट गो नेटिव फेसबुक पेज बनाया मैंने, और वो पेज ठीक ठाक चलने लगा तो फिर लोगों को बोल देता था कि अगला शहर मेरा यहाँ है, मैं वहाँ आ रहा हूँ, और लोग बोलते थे मेरे घर आके रुक जाओ। मुझे एक्चुअली अजनबी लोगों ने बहुत अच्छे से पाला पोसा, मुझे अजनबी लोगों ने लाइफ में बहुत हेल्प करी है। तो मैं तो कभी स्ट्रेंजर्स को लेके कभी ऐसे नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। स्ट्रेंजर्स फॉर मी और फैमिली, द होल वर्ल्ड फॉर मी इज़ माई फैमिली, क्योंकि मुझे हमेशा ही अनजान लोगों से बहुत हेल्प मिली है लाइफ में। तो मैं ऐसे भी हूँ भी कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे साथ भी कभी बुरा नहीं होता है। तो ऐसे करते करते मैं ऑनलाइन काफ़ी, बहुत तो नहीं लेकिन 4-5 हज़ार लोग फेसबुक पे हो गए थे, और इधर उधर लिखता रहता था, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन बन गया लोगों से। रोमेनिया की एक लड़की थी, उसने मेरा फेसबुक कोई ब्लॉग पढ़ा होगा, उसने मुझे, मेरा अपना खुद का ब्लॉग भी था, तो उसने कोई ब्लॉग पढ़ा, उसने मेरे से बातचीत शुरू करी, और बातचीत हमारी दोस्ती में बदल गई। वो इंडिया आई, हम लोग साथ घूमे 1-2 महीने, और फिर हम लोग दोनों, वो भी 22-23 साल की थी शायद उस वक्त, मैं 26 साल का था, और हम लोगों को ये हुआ कि चलो एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। कहाँ खोलते हैं? ऋषिकेश में खोलते हैं। और लाइफ ऐसा चाहती थी कि हम ऋषिकेश पहुँचे, वहाँ पे कोई अपना रेस्टोरेंट उन्होंने खोला ही था नया नया, और वो बेचने को तैयार थे। तो उन्होंने कहा कि हम भाई जितना जितना भी जगह है, जगह तो रेंटेड थी, लेकिन पूरा बिज़नेस जो हमने प्रिपेयर किया है वो हम 4 लाख में तुमको बेच देंगे। 4 लाख, मेरे पास 15,000 रुपये बचे थे, और उस लड़की के पास 25,000 रुपये थे। 4 लाख कहाँ से आएंगे? लेकिन जिस एनजीओ में मैंने काम किया हुआ था, वहाँ पे क्राउड फंडिंग करते थे हम लोग। तो कैसे क्राउड फंडिंग कैंपेन्स बनानी होती हैं, कैसे पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, वो सब मुझे पता था। तो मैंने भी इंडिगोगो में जा कर के एक क्राउड फंडिंग कैंपेन बनाया, और अगेन अजनबी लोग सारी दुनिया भर के, मुझे पहला ही फंड किसी अबू धाबी या दुबई के बंदे ने $500 भेजे थे। कैन यू इमेजिन? मेरे पेरेंट्स हंसते थे कि कौन तुमको ऐसे पैसा देगा, क्यों देगा पैसा भाई? मैंने बोला कि मैं उनको ट्रैवल के एक्सपीरियंस बताता हूँ, अगर उनको अच्छा लगता है, वो कुछ और करते हैं लाइफ में, है पैसा, तो वो सपोर्ट करेंगे, और वो आ सकते हैं हमारे। जो भी सपोर्ट करेगा उसको लाइफ टाइम फ्री था रेस्टोरेंट में आना, बैठना, खाना पीना, जो भी है। तो 1.5 महीने में कुछ दोस्तों और फैमिली के सपोर्ट से, और कुछ ऑनलाइन फंडिंग से 1.5 महीने में हमने सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। अगेन हो गया। और फिर हमने 1 साल रेस्टोरेंट चलाया, फिर हमने उस रेस्टोरेंट को बेच दिया किसी और को 5 लाख में। उस 5 लाख रुपए से 1 साल और घूमे। फिर ऐसे करते करते फिर मैं रोमेनिया पहुंच गया। रोमेनिया पहुंचने के बाद से फिर अब हो गए 8 साल उस बात को, और 8 साल से फिर मैं योगा में टिक गया। मुझे योगा सिखाना अच्छा लगा, मुझे लोगों के साथ डायरेक्ट काम करने का मौका मिला, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि मैं इस चीज़ में ठीक हूँ। और ये आइडिया भी मुझे मेरी माँ ने दिया कि हितेश, तुम खुद तो योग करते ही हो रोज़ सुबह 5 बजे उठ के, क्यों नहीं तुम लोगों को योग सिखाते हो? तो तब मुझे आइडिया आया, अच्छा हाँ, योग सिखा भी सकता हूँ। तो वहाँ से अब योग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं टिका रहा। उसके पहले तक, 8 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में मैं ज़्यादा टिक नहीं पाया। रेस्टोरेंट मैंने 1 साल में ही बेच दिया, अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन ऋषिकेश उस टाइम, मोक्ष कैफ़े नाम था उसका। लेकिन वो एक अनुभव था, वो मेरा जीवन नहीं होने वाला था। तो मैंने उस अनुभव को लेकर के फिर छोड़ दिया, और मुझे वहाँ से दुनिया घूमने की प्रेरणा मिली। तो फिर मैंने दुनिया घूमना शुरू किया। आज मैंने करीब 30 देशों में घूम लिया है। और जब रेस्टोरेंट छोड़ रहा था तब डर लगा बहुत, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्यों छोड़ रहे हो? जब जॉब छोड़ के ट्रैवल करने जा रहा था तब बहुत डर लगा, क्या होगा, कैसे होगा? फिर रोमेनिया 6 साल रहने के बाद 2 साल पहले मैंने रोमेनिया भी छोड़ दिया। बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था, बहुत काम मिल रहा था, लाइफ बहुत सही चल रही थी। लेकिन मुझे घर वापस आना था कुछ टाइम के लिए, मुझे अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना था। ये मुझे दिल से ना अपने ज़मीन से जुड़ने का मन कर रहा था। तो मैं आ गया, जो होगा देख लेंगे टाइप। और आने के बाद से फिर यूट्यूब चल पड़ा, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी चैनल बोथ गॉट मोनेटाइज्ड, और वहाँ से अब कुछ पैसा आने लगता है। योगा मैं अभी भी सिखाता हूँ, कम सिखाता हूँ, ऑनलाइन डेली एक क्लास चलती है, उसके अलावा बहुत कम सिखाता हूँ। पहले बहुत सिखाता था, रोमेनिया में तो हर दिन 4-5 क्लासेस होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि रोमेनिया छोड़ने में भी डर लग रहा था यार, सब कुछ सेटल्ड है लाइफ में, लोगों का सपना होता है, मेरा सपना था बाहर दूसरे देश में जाके अच्छे पैसे कमाना, ये वो, लेकिन वो मेरी लाइफ कभी थी नहीं। मैं लाइफ में सीखना चाहता हूँ, एडवेंचर करना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मुझे लिखने और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे उसके लिए समय चाहिए होता है। रोमेनिया में बहुत बिजी हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। तो एक अंदर से रिस्क लेने की आदत बन जाती है, एक अंदर से एडवेंचरस होने की आदत बन जाती है, और डर जो है लगा रहता है।
थोड़ा थोड़ा डर लगा रहता है। अब मैं इस साल जर्मनी मूव करने का प्लान कर रहा हूँ। अब जर्मनी जाके फिर से अपने आप को खुद से इस्टेब्लिश करना होगा, जर्मन लैंग्वेज अच्छे से सीखनी होगी, जो कि मैं सीख रहा हूँ। और वहाँ की नई कम्युनिटी, नए टाइप के लोग, उनके साथ फिर काम करना कैसे होगा, इस चीज़ से डर लगता है सोच के, यार कैसे होगा। लेकिन वही मुझे एक्साइटेड भी करता है कि ठीक है, नया चैलेंज, नया रिस्क, है ना। क्योंकि अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो गए लाइफ में, तब भी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। एकदम ढर्रे पे सेट हो गई लाइफ, तो वैसी लाइफ तो मैं जीता नहीं हूँ। आपने मेरे वीडियो सुने होंगे तो आप समझ गए होंगे। और बहुत ज़्यादा एडवेंचर ही चल रहा है आपका, तब भी आपकी लाइफ कन्फ्यूजिंग हो जाती है। एक बैलेंस जो है वो मुझे मिल जाता है अपनी लाइफ में, लेकिन डर नहीं जाता है, डर लगता रहता है, डाउट होते रहते हैं, कन्फ्यूजन होता रहता है। अब मैं 37 साल का होने वाला हूँ, तो मेरी एनर्जी वो 25 साल वाली तो रही नहीं। मेरी एनर्जी मैं मानता हूँ कि थोड़ी कम हो गई है। कम मतलब सेटल हो गई है। तब क्या था, किसी भी चीज़ में झोंक दो, कूद जाओ। अब क्या होता है कि थोड़ा सा चिल हो जाता है इंसान, थोड़ा पैसा हो गया है, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया। आप कितने देश घूम लेंगे, अब देश घूमना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। अब यह है कि हाँ, चले जाएंगे इधर उधर, कभी मन हुआ तो। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओ माय गॉड मैं यहाँ चला गया, देखो मैंने ये देखा। मेरे पापा हमेशा कहते थे वही पहाड़, वही झरने, वही झीलें, कुछ नया थोड़ी ना है। तो अब मुझे वो लगने लगा है कि हाँ यार ठीक है वही। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अनुभव करने के बाद ये कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि अंदर से मुझे पता है कि वही झील वही झरने, बट मैंने अनुभव कर लिया। मैंने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे तरीके के देशों में घूम के ये सीख लिया है कि हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चिल हो गया हूँ। तो हो सकता है कि धीरे धीरे अब मैं चाहूँगा कि लाइफ थोड़ी सी स्लो रहे, थोड़ी सी स्लो के साथ साथ थोड़ी सी थॉटफुल रहे, और बहुत ज़्यादा उसमें अप्स एंड डाउन्स एंड चेंजेस ना आए। लेकिन वो मुझे लगता है अपने अंदर से, जो बाहर से मुझे देखता है उसको अभी भी लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज करता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो इस कहानी का इस पूरी कहानी का वो क्या है, कहानी से क्या बोलते हैं, मोरल एजुकेशन, इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, मुझे नहीं पता। आप बताओ इससे क्या शिक्षा मिलती है आपको। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर ये हो जाए जीवन में कि भाई व्हाट डज़ इट मीन टू लिव माई लाइफ, मेरी लाइफ जीने का मतलब क्या है, कैसी होनी चाहिए मेरी लाइफ। और उससे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते हो कि नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, मुझे अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जीनी है, और कोई भी चीज़, कोई भी समझौता आपको बेमानी लगता है, वो आपको मौत जैसा लगता है, तो फिर आप घुस जाते हो लाइफ में। अब होता क्या है कि अब जब मैं रिस्क लेता हूँ और डर लगता है, वो डर शुरू शुरू में जो रिस्क लिए थे उनसे बहुत कम होता है। इनफैक्ट अब जब डर लगता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरा माइंड जो है एक मशीन है, इसकी एक आदत है, ये उस आदत को रिपीट कर रहा है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और डर कम इसलिए भी लगता है क्योंकि अब मैं जब पीछे मुड़ के अपने अनुभवों को देखता हूँ तो मुझे पता है कि लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाती हैं यार, सब हो ही जाता है। अगर आपकी लाइफ में खुद के छोटे छोटे सक्सेसफुल एक्सपीरियंस नहीं हुए तो आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है अपने लिए कहने का कि हाँ मैं ऐसा करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, कर लूँगा मैं। अब मेरी लाइफ में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत सारे प्रूफ्स हैं, लेकिन वही वाली बात हो गई ना कि कोई आपको नौकरी नहीं दे रहा है क्योंकि उनको जॉब एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जॉब एक्सपीरियंस के लिए आपको नौकरी चाहिए। तो वही वाली कहानी है कि तलवार में धार दोनों तरफ है, कहीं से भी कटोगे आप। तो इसलिए डर डर के अपने दिशा में बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो, और ज़्यादा ये मत सोचो कि क्या होगा लाइफ में। जो होना होगा बेटा वो तो होगा ही। मैं तो इतना कहता हूँ, अपनी बॉडी को फिट रखो, अपने आदतें ऐसी बनाओ कि दिमाग स्वस्थ रहे, बॉडी स्वस्थ रहे, स्किल्स सीखते रहो, कुछ ना कुछ, समाज पे बोझ नहीं बनने का, समाज को कुछ देने का, कुछ वैल्यू क्रिएट करोगे। जब आप दूसरों के लिए कोई वैल्यू क्रिएट करते हो तो वो खुशी खुशी अपनी जेब से आपको पैसे देते हैं। अब मैं जब लोगों को योग सिखाता हूँ, अब मैं जब लोगों को ध्यान या प्राणायाम या कुछ भी सिखाता हूँ और लोगों को ऐसे लाइफ गाइडेंस देता हूँ मैं 1-on-1 प्राइवेट कॉल्स में, तो उसके बदले वो मुझे पैसे देते हैं। क्यों पैसे देते हैं वो मुझे? क्योंकि मैं उनको ऐसे पर्सपेक्टिव, ऐसे दृष्टिकोण देता हूँ जो जैसे उन्होंने नहीं सोचा था, उससे उनको लगता है कि लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो वो खुशी खुशी मुझे पैसे देते हैं। योग करने से वो स्वस्थ होते हैं तो उसके वो मुझे पैसे देते हैं। आप लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह सोचो, मैं लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जिससे मुझे पैसा मिलेगा, मैं लाइफ में किस तरह से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ जिससे वो मुझे खुशी खुशी पैसा देंगे। यही गेम है पैसे का, ठीक है। उसके अलावा क्या उस काम को करने में मुझे संतुष्टि मिलती है, क्या उस काम को करने में मुझे मज़ा आता है,
क्या उस काम को करने में मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं यूरोप में था तो मुझसे बहुत मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलते थे कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस कर लो, इस काम में बहुत पैसा है, उस काम में बहुत पैसा है। मैंने देखा भी कि बहुत सारे काम हैं जिसमें बहुत पैसा है, और मेरे आसपास के लोगों ने बहुत पैसे कमाए भी और कमा भी रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक गारमेंट्स की, इंडियन गारमेंट्स, इंडियन थिंग्स की आप शॉप खोल लो यूरोप में कहीं, ठीक है। यहाँ से खरीद के ले जाओ चीज़ 200 रुपये की, 300 रुपये की, वहाँ भेजो, वहाँ बेचो उसको 5-5 हज़ार रुपये की, होता है बहुत, ठीक है। और इंडियन चीज़ों को लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है तो वो खरीदते हैं, पैसा तो बनेगा इससे। लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं बोलती थी नहीं कमाना यार ऐसा पैसे। मुझे लगता था वो जो ग्राइंड होता है, माल ऑर्डर करना, माल की क्वालिटी चेक करना, माल लेना, उसको बेचना, इन सब कामों में मुझे मज़ा नहीं आएगा। मैं पैसों के लिए नहीं जीता हूँ जीवन। पैसे ज़रूरी हैं, वो आने चाहिए और वो आते हैं, आपको बता दी मैंने कई सारी बातें। लेकिन पैसा इज़ नॉट ऑन टॉप। अगर मैं अरबपति भी बन गया, करोड़पति भी बन गया, मैं खुश नहीं रहूँगा। मैं अंदर से खुशी भी नहीं, मतलब एक होता है ना, क्लिक नहीं करती है लाइफ, तो मुझे नहीं जीना वैसे। अब मैं देखो इस घर में रह रहा हूँ, इस घर में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ ऑलमोस्ट में। कुछ नहीं है, खाली है, सन्नाटा पड़ा हुआ है इस घर में, देखो, ठीक है। कुछ भी फैंसी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। एक देखो टेबल पड़ी हुई है, सामान रखा हुआ है, बगल में बेड लगा हुआ है। फिर इधर तुम्हारे कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, योगा मैट पड़ी है, कुछ दिख रहा है, मेरा शॉल दिख रहा है, जो भी है। मतलब सिंपल रहता हूँ एकदम। क्या चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए मुझे यार। सब कुछ यहाँ है, सारे एक्सपीरियंस यहाँ हो रहे हैं अंदर, यहीं हो रहा है फायरवर्क, पटाखे यहीं छूट रहे हैं। सारी चीज़ों का अनुभव जब यहाँ हो रहा है और इसमें ही फोकस कर लिया, तो फिर बाहर की चीज़ें सिर्फ एक वो है कि हाँ चाहिए। अब देखो, फ़ोन चाहिए ताकि रिकॉर्ड कर सकूँ, जैकेट चाहिए, कोट चाहिए ताकि गर्म रह सकूँ, बस वही है। अब ना कुछ दिखाना है, ना कुछ इम्प्रेस करना है किसी को। आपसे भी कैसे बातें करता हूँ, आपने सारे वीडियो तो देखे होंगे। सिंपल आपसे जैसा हूँ वैसे बातें करता हूँ, कुछ फैंसी करने की कोशिश नहीं करता हूँ। कभी व्यूज़ आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ठीक है। करता वो हूँ जो मुझे करने का मन करता है, बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से, दिल से करता हूँ, और फिर मुझे अच्छा लगता है, चाहे कम पैसे हैं उससे। अब किसी के मुकाबले मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन कईयों के मुकाबले बहुत कम पैसे हैं। कई लोग मुझसे अभी बोलते हैं यार इतने साल यूरोप रह के आए, तुम क्या ही पैसे बना के आए। तो वो पैसा प्रायोरिटी नहीं है मेरी। और समाज कभी चुप नहीं होता है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है हमेशा, कुछ ना कुछ उनको बुराई लगेगी, बोलते रहेंगे। ये सीखो कि समाज की नहीं सुननी है दोस्त। अपनी लाइफ है, खुद ही मरना है, खुद ही सोना है, खुद ही जीना है, खुद ही सब कुछ करना है। तो ज़्यादा समाज की मत सोचो। और लास्ट बात ये बोलूँगा फैमिली की। तो देखो, फैमिली भी खुश तो नहीं थी शुरू में, बहुत साल तक खुश नहीं रही। लेकिन अब जब मैं सक्षम हो गया हूँ तो फैमिली भी खुश है। फैमिली के साथ रहता हूँ, अंदर से मुझे फैमिली के लिए प्रेम भी है, उनके साथ समय बिताता हूँ, उनके साथ हर तरीके से अगर हेल्प हो सकती है तो करता हूँ, अपने टाइम से, अपने पैसों से, अपने दिल से, अपनी उपस्थिति से। तो अब सब खुश हैं, माँ बाप भी खुश हैं, भाई भी खुश हैं, बच्चे जो हैं भाई के, फैमिली जो है भाई की, सब लोग खुश हैं, रिलेटिव्स भी खुश हैं। जब मैं 24-25 साल का था, अपने मामा चाचाओं से मिलता था तो वो भी कहते थे क्या ही कर रहे हो। अब उनसे मिलता हूँ तो तारीफ़ करते हैं, यार बहुत बड़ी बात है ऐसे जीवन जीना अपने स्टाइल से। पहले मेरे बालों को और दाढ़ी को लेके बहुत कमेंट होते थे, अब सब उनको अच्छा लगता है। तो एक टाइम आता है दोस्त, जब आप बहुत यंग होते हो तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, फैमिली, रिलेटिव्स। लेकिन जब आप ठीक हो जाते हो तो सब ठीक हो जाते हैं। इसलिए इतना मत डरो कि लोग क्या कहेंगे, होने दो उनको थोड़ा दुखी। अगर तुम सच्चाई से, ईमानदारी से जी रहे हो, चोरी चपाटी नहीं कर रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो, अंदर तुम्हारी अंतरात्मा शुद्ध है, साफ़ है, तो ठीक है, सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली, कृपया कमेंट में बताएं। बहुत ही रॉ वीडियो था, पता नहीं क्या ही मैं बोला हूँ आज, देखते हैं आपको कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे।